हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ नीट 2020। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये नीट 2020 का पेपर तो पहले ही हो चुका है, तो हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था ड्यू टू कोरोना प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह जो थी वो कंटेनमेंट जोन था, तो स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए एग्ज़ाम सेंटर तक, नहीं एग्ज़ाम दे पाए, उनके लिए गवर्नमेंट ने दोबारा से आज एग्ज़ाम करवाया है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी। इट सीम्स लाइक कि ये सीबीएसई का पेपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, मतलब इतना इजी। ठीक है, अगर बेसिक आपको आता है, बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता है, बेसिक कैलकुलेशन आपको पता है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको डायरेक्टली वर्बली बता दूंगा, क्योंकि लिखने का कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, उनको दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखूंगा मैं, और अगर आप डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप अगला जो इसका पार्ट आपको चाहिए तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो मैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, फटाफट हम देखते हैं। अक्टूबर 14 यानी आज की डेट है, और आज का हमारा ये नीट का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास फ़ोन में है, और स्टूडेंट्स कुछ जगह पे मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा, जस्ट बिकॉज कि टाइम जो है वो बच जाए, लेक्चर लेंथ थोड़ी सी छोटी रहे। ठीक है, बाकी कोई धुआंधार कैलकुलेशन है ही नहीं इसके अंदर, इट्स वेरी इजी। तो ये मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। द मीन फ्री पाथ L ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमीटर D ऑफ मॉलिक्यूल। जो किसी गैस का जो इसका मीन फ्री पाथ है, माध्य मुक्त पथ जो है, वो उस गैस अणु के डायमीटर यानी कि व्यास पर कैसे निर्भर करता है। बच्चों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर होता है। आप इसको मीन फ्री पाथ को जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप L लिखिए, आप लैम्डा लिखिए, आप जैसा भी इसको लिखिए आप इसको। ठीक है, तो अगर आप लैम्डा भी लिखते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे लैम्डा लिख दीजिए अगर कोई बड़ी समस्या आपको लगे। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर होता है। वैसे ध्यान रखिएगा कि ये डेंसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट डायमीटर, D स्टैंड्स फॉर डायमीटर, उसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर है एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग विद, यानी कि एक नैज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इसको आपको बनाना है एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि एन टाइप बाह्य अर्धचालक आपको बनाना है। तो आपको किससे डोप करना पड़ेगा? आपके जो ऑप्शन है वो है जर्मेनियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सिल्वर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, किस में बदलना है इसको? आपको बदलना है एक्सट्रेंसिक, और एक्सट्रेंसिक भी कौन सा? एन टाइप। बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमें इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रेंसिक में बदलना होता है, यानी कि नैज अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक में बदलना होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक आप उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एक आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ और पंचसंयोजी अशुद्धियाँ। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो बच्चों ट्राइवेलेंट कौन कौन सी है? एल्यूमिनियम। कौन कौन सी होती है? बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको उसको एन टाइप में कन्वर्ट करना है, और एन टाइप में कब कन्वर्ट होता है? जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो बच्चों ज़रा देखो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन है जर्मेनियम, जर्मेनियम तो खुद एक प्योर सेमीकंडक्टर है, कोई मतलब नहीं है। एल्यूमिनियम, फास्फोरस या सिल्वर। आप खुद बताइए कि अगर एल्यूमिनियम होगा तो वो तो ट्राइवेलेंट बन जाएगा, तो इनकरेक्ट आंसर। सिल्वर, भैया सिल्वर इसमें आपको कहीं दिख रहा है क्या? गोल्ड या सिल्वर जैसा आपको कुछ भी इसके अंदर नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा, फास्फोरस, फास्फोरस ऑप्शन में है, फास्फोरस ये हमारे पास रहा, तो फास्फोरस मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, नॉट वेरी टफ बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये आपका रेडियो एक्टिविटी से है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिविटी सैंपल
अंडरगोइंग अल्फा डिके इज़ 1.4 इंटू 10^17 सेकेंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, आपको हाफ लाइफ अर्ध आयु काल रेडियो एक्टिव सैंपल का दिया है, वो है 1.4 इंटू 10^17 सेकेंड। ठीक है। फिर आपको दिया है इफ़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, सैंपल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो है आपको 2.0 इंटू 10^21। ठीक। फिर आपसे पूछा है द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, सैंपल की सक्रियता बताइए। आपके ऑप्शन हैं 10 की पावर 3 बैकरल, 10 की पावर 4 बैकरल, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5 बैकरल, 10 की पावर 6। चलिए बच्चों इसको जरा सॉल्व कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ तब तक। बच्चों फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू लैम्डा एन। A इज इक्वल टू लैम्डा एन। ए क्या होता है हमारे पास? A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। तो आपका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू लैम्डा एन। तो एक्टिविटी जरा बताओ तो बच्चों, ये निकालना है अपने को। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 0.6, अरे ये लैम्डा 6 स्थिरांक होता है देखिए कांस्टेंट, तो 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू एन। तो A इज इक्वल टू अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना है आपके पास जी? 1.4 इंटू 10^17 इंटू एन। एन कितना है जी? ये है 2 इंटू 10^21। अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो है ये ओवरऑल मिलाकर 1 हो जाए। 10 की पावर 17, 10 की पावर 21, तो 10 की पावर 4 तो बच गया। अब इसको हम फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 0.693 इंटू 2 डिवाइडेड विद 1.4 0.99 विच इज़ एक्चुअली 1। तो 1 को तो रहने ही देते हैं, 10 की पावर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया क्योंकि टाइम बचाना था। बाकी एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना होगा, अप्रॉक्सीमेशन से आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? तो फ्रिक्वेंसी देखिए बच्चों किसकी, देखो माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रेज है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आपको भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रे सबसे पहले आता है। बच्चों अगर आपको पता हो तो सबसे पहले गामा रेज आता है ना, गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, और कौन कौन सा आता है भाई? गामा एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर उसके बाद कौन कौन सा आता है? माइक्रो रेडियो, है ना, यही सारा आता है सीक्वेंस। तो आप खुद बताइए कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी? गामा रेज की। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी? गामा रेज की। गामा रेज आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए गामा रेज है, वरना सेकंड हाईएस्ट नंबर आता एक्सरे का। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। फिर एक सर्किट का क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर द करंट आई विल बी। देखिए सर्किट मैं बना रहा हूँ और इस सर्किट में आपको निकालना है करंट। आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो 1 ओम यहाँ पे बच्चों क्या है? 4 वोल्ट है, फिर 1 ओम है, फिर आपके पास 4 ओम है। ये देखिए 4 ओम हो गया। ठीक है जी, ये हो गया 4 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, और आपसे पूछा है करंट आई। ऑप्शन है बच्चों आपके पास 0.5 एम्पियर, 0.75 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। फटाफट बच्चों इसको सॉल्व करो, मैं उधर से बोर्ड साफ करता हूँ और एसी भी ऑन कर देता हूँ। बच्चों पेपर के हिसाब से पसीना नहीं आया है, डोंट वरी, है ना, पेपर बहुत आसान है। वीडियो बन रहा है ना? बिल्कुल वीडियो बन रहा है। सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो फटाफट। चलिए एसी हम कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चों, फटाफट सॉल्व करो। करेक्ट।
इस क्वेश्चन को करने के लिए अरे यार डायरेक्ट केवीएल लगा दो ना, कहाँ कोई समस्या आ रही है। देखो बच्चों, करंट तो पूरे सर्किट में एक ही जैसा फ्लो होने वाला है, ऐसे ही जाने वाला है। ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम, ठीक है। और ये 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट सपोर्टिंग मैनर में है, तो वोल्टेज हमारे पास नेट कितना आ गया जी, V इज इक्वल टू आ गया 6 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्या समझ पा रहे हो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। अरे केवीएल भी शुरू कर सकते हो, तो ऐसे कर दो, 2 से शुरू कर दो। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2 माइनस I इंटू 4, यानी कि 4I, फिर यूँ जा रहे हैं माइनस I, बिकॉज I इंटू 1 इज I, प्लस 4, देन अगेन माइनस I, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो, +4 और ये प्लस का 2, ये हो गया 6 हो गया, -4I माइनस I बिकम्स कितना हो गया, माइनस का 6I इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू 6/6 विच इज 1 एम्पियर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों। एसी फिर भी नहीं चला, चल जा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है हमारा एक और सर्किट का क्वेश्चन। 12th के पोर्शन से बहुत क्वेश्चन आए हैं आपके, 12th के पोर्शन से ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन दिए हैं। तो आप 12th अगर आपका क्लियर है तो आपके नीट पास करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं सर्किट बना देता हूँ, बन जा भाई। आपको बताना है जी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चलिए ठीक है, ये हो गया, ये बन गया यहाँ पे, और ये बना दिया जी। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये है 6 ओम, ये है 4 ओम, ये है 8 ओम, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट आपको ए से बी के बीच में बताना है। ऑप्शन बोल देता हूँ, 4.8, 7.2, 16 या 30, बताइए। अरे बच्चों खुद सोचो यार, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बैटरी एज्यूम कर लो जो ए से बी के बीच में लगी हुई है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक तो अब आप खुद सोचना बच्चों, देखो ये ए और बी जो है, इन्होंने कोई रेजिस्टेंस इसमें दिया है कि नहीं, आई डोंट नो। एक मिनट मुझे डायग्राम दोबारा देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आई गेस ये ए और बी के बीच में वायर नहीं है। ये जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, उन हमारे स्टूडेंट भाई साहब ने डायग्राम ऐसा बना दिया है कि मुझे लग रहा है कि ए से बी के बीच में वायर है। एक्चुअली आप समझिए, यहाँ पे एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इफ़ दिस इज़ अ कंडक्टिंग वायर, पूरा का पूरा करंट जो है वो यहीं से चला जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 0। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अगर ये एक चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, देयर इज नो रेजिस्टेंस, हालांकि आइडियली ऐसा कोई वायर नहीं होता जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, प्रतिरोध अवश्य कुछ ना कुछ उसमें होता है। फिर भी अगर ऐसा आपको मिल जाए तो वायर, पूरा का पूरा करंट इसमें से पास कर जाएगा और इसमें कुछ नहीं जाएगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 0, बट 0 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो केस करने का मौका मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे जो स्टूडेंट भाई साहब हैं, इन्होंने ए से बी के बीच में खुद ही तार जोड़ दी है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। अब ए और बी के बीच में आपको बताना है, तो अब ये आंसर आप इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए से करंट चलेगा और बी तक पहुंचेगा, तो भैया कैसे पहुंचेगा, आप खुद देखो कि जो इस वाली ब्रांच में जाएगा वो यहाँ तक जरूर जाएगा। इस ब्रांच में जो भी करंट जाएगा बिना कन्फ्यूजन यहाँ तक आएगा। तो 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसको हटाकर आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो 12। प्यारे बच्चों 12 और 6 आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 12 छकी 72 बटे 12 प्लस 6 18, है ना, 72 18 चौक 72, 4 आ गया ये। तो ये आपके पास आ गया बच्चों 4 ओम। 4 प्लस 4 प्लस 8 यानी 4 4 8 और 8 16, 16 ओम इज योर आंसर। क्लियर है? आई होप आपने कर लिया होगा इसको। चलिए फटाफट आ जाओ
सेवेंथ क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है जो साइकिल की ताड़ियाँ, व्हील होती है ना, व्हील की जो ये क्या बोलते हैं, स्पोक्स बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं और आपको अगर क्वेश्चन पता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चन है अ व्हील विद 20 मेटालिक स्पोक्स, यानी कि एक व्हील यानी कि पहिया है जिसकी 20 ताड़ियाँ हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 20 है ना। अब एक हाथ में फ़ोन भी संभालना है, ये भी करना है, ये भी करना है। डोंट वरी, स्मार्ट बोर्ड आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा। 20 मेटालिक स्पोक्स ईच 1 मीटर लॉन्ग। प्यारे बच्चों, जैसे ही 1 मीटर लॉन्ग तो r इज इक्वल टू 1 मीटर लिख दिया। सेंटीमीटर में होता तो मीटर में कन्वर्ट करते। आप बोलेंगे सर ये रेडियस क्यों है? अरे साइकिल की ताड़ी 1 मीटर लॉन्ग है, जब घूमेगी तो वो रेडियस का काम करती है, ठीक है। स्पीड ऑफ 120 आरपीएम, स्पीड ऑफ 120 आरपीएम, एक बात दिमाग में रख लेना बच्चों, जो फ्रिक्वेंसी है ना वो 120 आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट, बट चाहिए किस में? सेकंड में चाहिए, सेकंड में आरपीएस, तो रोटेशन पर सेकंड। एक मिनट में कितने जी? अरे पर का मतलब डिवाइडेड बाई मिनट को 60 कर दो, इट विल बी सेकंड, तो 120 अपॉन 60 विल बी 2, तो एफ इज इक्वल टू 2 आरपीएस। दिमाग में बैठा लेना इस बात को, ये बहुत जरूरी है भैया, आरपीएस आना चाहिए, रोटेशन पर सेकंड। तो एफ पता है जी, आर पता है, एन पता है, और अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने बताया नहीं आपको, जस्ट मिनट। मैग्नेटिक फील्ड है जी आपके पास कितना है यार, सीधा हो जा। मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास 0.4 गॉस। यहाँ दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये है 0.4 गॉस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है 1 गॉस इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला, ये भी दिया हुआ है 1 गॉस इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला। और आपके ऑप्शन जो है बच्चों, वो ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 2.51 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2.51 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका 2.51 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है 4 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, 4 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। फटाफट इसका आंसर आप मुझे बताइए, बताओ बच्चों कितना होगा। अरे बच्चों यहाँ पे मैं n लगाना तो भूल ही गया। क्या यहाँ पे n आएगा क्या? साइकिल की ताड़ियाँ जो है ना वो 20 हैं, 20 साइकिल्स हैं, वो स्पोक्स बोलते हैं जिसे। 20 आएगा क्या? 20 नहीं आएगा। n से फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी भी ताड़ियाँ हैं तो साइकिल के अंदर ही है ना, सो n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, हमें सिर्फ इससे काम चलाना है। सो हाफ, फटाफट देखिए बच्चों, फटाफट हाफ। बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नेता टाइप आधा काम बिल्कुल मत करना। बी जो है हमारे पास 0.4 गॉस है, विच इज़ 0.1 गॉस, हमारे पास 0.4 टेस्ला नहीं है यार, एक गॉस हमारे पास 10⁻⁻4 टेस्ला है, 10⁻⁻4 टेस्ला है, ठीक है। तो बी है 0.4 गॉस, तो 0.4 और 10⁻⁻4 टकला यानी टेस्ला हो गया। ओमेगा, ओमेगा आपको निकालना है बच्चों, ओमेगा होता है 2πf, तो 2π यानी कि जी 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी भैया 2, ठीक है, और आर स्क्वायर, आर इसमें कितना दे रखा है जी 1 मीटर, आर स्क्वायर 1 की स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहने वाला है। ये जी 2 से 2 आपने दिया उड़ा, पॉइंट हटा दीजिए 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 इंटू, यही हो जाएगा ना बच्चों, देखना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना रहे इसको। तो आप चाहो तो 3.14 इंटू 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 6.28, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद 4 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से मैं इसको
वैसे अंदाजे से मैं बता तो पा रहा हूँ आपको बच्चों, ये आपका 251 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा और 10⁻⁴ होना चाहिए। यहाँ मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। अब तुम सोचोगे सर क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो, खुद तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो। 6.28 इंटू 4 25.12, 25.12, 12 मतलब 12, 25.12, 25.12 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। कौन सा सही है भाई इसमें? देखो सारे 2.5 में है, सारे 2.5 में। अगर 25 को मैं 2.5 बनाऊंगा, बड़े को छोटा बनाया, तो इसको बड़ा बनाने के लिए मुझे -4 करना पड़ेगा। तो 2.5 1 इंटू 10⁻⁴, बिल्कुल। बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन पे, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। एग्जाम में, क्लास के अंदर भी मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन करवाया स्टूडेंट्स, और बहुत बार नीट में आया है। फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, इसका पता लगाना है। आपके सामने मैं चारों ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको बस ये बताना है कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है बच्चों। यहाँ है 0, पहला ऑप्शन नहीं देना चाहिए था इनको ये, बट चलो ये खुद बेचारा आसान पेपर देने के चक्कर में है बहुत ज़्यादा। -4 -2 -4 -2, फटाफट बताना बच्चों। ये है 2 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये है -2 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट। कौन सा फॉरवर्ड बायस है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ बच्चों। आंसर बता के स्पीड बढ़ा दो जब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ बोर्ड को। एक बात ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस करने के लिए बच्चों ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। पी साइड मस्ट बी एट हायर पोटेंशियल एंड एन साइड मस्ट बी एट लोअर पोटेंशियल। दिमाग में रखना इस बात को। चलो देख के पता लग रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अरे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना, ये लो। अरे ये P है, ये N है, ये 0 है, ये -3 है। 0 बड़ा होता है -3, -3 नहीं, 0 बड़ा होता है। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये फॉरवर्ड बायस है। ये देखो रिवर्स बायस क्यों है, -4 -2, -4 छोटा है यानी P साइड कम है, N साइड ज़्यादा है, तो ये रिवर्स बायस है। देखो ये 2 है, ये 5 है, ये ज़्यादा है, रिवर्स बायस। -2 प्लस का 2, ये कम और ये तो बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें ये ज़्यादा और ये कम है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। स्पीड 1.5 चली रही है अपनी। नेक्स्ट आपका एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन में आपको कलेक्टर जो लोड रेजिस्टेंस है वो है 800 ओम और वोल्टेज है 0.8 वोल्ट। तो फटाफट पूछा है कलेक्टर करंट कितना होगा। डायरेक्ट देखिए बच्चों, कलेक्टर करंट का क्वेश्चन है तो आपका आएगा कलेक्टर करंट I = V/R। तो V जो है वो है 0.8 वोल्ट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है। और R है 800 ओम, ठीक है, तो ये तो हटा ही दो। करंट का ऑप्शन है बच्चा क्या आएगा, 0.2, 2, 0.1, 1। 1 विल बी द आंसर। मिली एम्पियर में है, सारे ऑप्शन मिली एम्पियर में है बच्चों। तो दिमाग में रखना, पॉइंट हटा दो, 1000 आ गया, 8 से 8 कटा, 1/1000 इज एक्चुअली 10⁻³ विच इज एक्चुअली 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई फटाफट। 2 सॉलिड कंडक्टर्स। देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, पेपर अवेलेबल आपको हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट्स पर देखिए और कि जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चन को करना है ना। हम लोग को नीट नहीं देना है, मगर आपको देना है या दे चुके हैं, जैसा भी है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझिए कि 2 सॉलिड कंडक्टर दिए हुए हैं, दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। लैंग्वेज सुनिएगा। 2 solid conductors made of same material have same length, same resistance. One of them has circular cross section area A1, other has square cross section of area A2 और A1/A2 पूछा है। अभी आप तुरंत बोलेंगे कि सर आपने क्वेश्चन में क्या बोला, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ आपको क्या समझ में आना चाहिए। बच्चों, 2 कंडक्टर्स आपको दे रखे हैं, 2 चालक दे रखे हैं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। इफ दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसका सीधा मतलब क्या है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ρL/A। इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो
इज इक्वल टू R2, तो ρ2 L2 अपॉन A2 मान लो ये है। रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, मतलब दोनों का ये सेम है, तो रो से रो भी कैंसिल कर दिया। फिर क्या पूछा है, दे हैव द सेम लेंथ, लेंथ दोनों की सेम है, तो भैया इसका भी कंपैरिजन खत्म। वन हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि एक का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक का जो क्रॉस सेक्शन वृत्तीय है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दूसरे का जो है वो है स्क्वायर वर्गाकार। तो वर्गाकार अगर है तो अब पूछा है A1/A2। अब कई लोग दिमाग लगाएंगे सर यहाँ पाई R स्क्वायर करेंगे और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर कर देंगे, बट आप खुद सोचिए कि अगर इक्वल का साइन है तो A1 विल बी इक्वल टू A2, A1 विल बी इक्वल टू A2। डजेंट मैटर कि उनकी साइड सेम है या फिर रेडियस सेम है, अरे रेडियस के साथ पाई भी तो मल्टीप्लाई है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो A1 को सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो सीधा 1 आंसर आ गया, 1:1 विल बी द आंसर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। फिर आपका एक केवीएल का क्वेश्चन है बच्चों। केवीएल का क्वेश्चन जल्दी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। क्वेश्चन और भी है बट मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सर्किट डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ, आप बस केवीएल बताना क्या रहेगा यहाँ से। ये देखो, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट है, यहाँ से इन भाई साहब ने रेजिस्टेंस दिया है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरा है, यहाँ पे एक और बैटरा है, ये लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है। ये नाम है ABCDE और F। आपसे पूछा है फॉर द सर्किट गिवन बिलो यूज द लूप रूल एंड व्हाट विल बी द किरचॉफ लूप, क्या दिया यार, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द लूप BCDEB, ठीक है, इज गिवन बाई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से गिवन होगा, इसको मैं यहाँ पे जरा सा, बंद हो जा मेरे भाई, ये हो गया। बच्चों करंट जो है वो है यहाँ पर I2, अलग रंग से लिख देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है I3, ये दे रखा है I1, ये है E1। ठीक है, प्योरली इसमें चेक हुआ है कि आपको केवीएल आता है कि नहीं। BCDEB, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब सिर्फ इसमें पूछा है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, जब सिर्फ इसमें पूछा है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आप खुद बताओ कि क्या करेंगे। यहां से शुरू कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में चलते रहिए और नेगेटिव साइन लगाइए I इंटू आर करके। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ रेजिस्टेंस जो है, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन जो है ये R2 है आपके पास, ये E2 है, ये E3 है, ये R1 है। जब यूं चलेंगे तो आएगा -I2R2, अरे यूं जा रहे हैं ना, -I2R2। फिर नीचे आएंगे तो जो पॉइंट छोड़ के निकले हैं उसको साइन लेना पड़ेगा, तो माइनस का E2, अरे यूं आ रहे हैं ना नीचे। फिर यूं आए तो प्लस का E3 लेना पड़ेगा, प्लस का E3, ठीक है। फिर यूं से ऊपर जा रहे हैं तो अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब प्लस का साइन लेना पड़ेगा, अब आएगा प्लस का I3R1। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको देख पा रहे हैं, हालांकि इस विद्यार्थी ने थोड़ा सा गलत कर दिया आंसर, ठीक है। गलत क्या किया है इसने, हमारे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है -I2R2 गिवन है, प्लस E2, अच्छा प्लस E2 ऑप्शन में दिया है, इसमें नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। -I2R2 प्लस E2, अच्छा प्लस E2 बिल्कुल, यहाँ पे क्या प्लस E2 आएगा क्या, नहीं भाई, प्लस E2 बिल्कुल नहीं आएगा, माइनस का E2 आएगा। फिर से चलिए, तो इसका मतलब कि अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करना क्या है अपने को कि कुछ की जगह माइनस को अब अंदर ले जाना पड़ेगा। देख रहे एग्जामिनर साहब ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया। माइनस को जब अंदर ले जाओगे तो अब ऑप्शन मैच करने के, देखिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन कितने बढ़िया से सजा रखे थे, मुझे भी देख के लगा यार पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बट अचानक बीच में एक मिस्टेक हुई और अब मुझे समझ में आया कि माइनस को अंदर ले जाना है। सो दिस विल बी I2R2, ये माइनस अंदर जाके प्लस का हो गया, तो प्लस E2, हर माइनस वाली चीज़ प्लस हो गई, बाकी सब माइनस, तो -E3 -I3R1। तो I2R2 है, प्लस E2 है,
-E3 और -I3R1, -E3 -I3R1 थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चों। ठीक है, जिस विद्यार्थी का पेपर है उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है। हो सकता है बच्चों कोई मिस्टेक मैं भी कर दूं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी आपके सामने मैं पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, आज ही ये पेपर हुआ है, तो हो सकता है कि कोई मैं भी करेक्शन कर दूं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना उसको, है ना। टेक इट एज अ ह्यूमन एरर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फ्लक्स पर अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन तो नहीं है लेकिन ये है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय द इक्वेशन। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू गिवन है 5t² प्लस 3t प्लस 6। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल एट द 4th सेकेंड। तो t बराबर 4 सेकेंड पर आपको इंड्यूस्ड EMF निकालना है। प्यारे बच्चों फटाफट बताओ, E इज इक्वल टू -d∅/dt। अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भैया, 5 दूनी 10, 10t प्लस 3, t का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। t की जगह 4 रख दो, 4 तो 10 चौक 40 प्लस 3 43 वोल्ट। आपका ऑप्शन है 10 वोल्ट, 33 वोल्ट, 43 वोल्ट, 108 वोल्ट। 43 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। बच्चों अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है B इज इक्वल टू, ये दिया है 2 × 10⁻⁷ साइन पाई इंटू 10⁻³ प्लस 3 पाई इंटू 10⁻11t टेस्ला। ठीक है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 है पाई इंटू 10⁻³ ऑप्शन नंबर B है पाई इंटू 10⁻+3, ऑप्शन नंबर C है 2 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर D है 2 × 10⁻+3। फटाफट आंसर आप बताइए बच्चों, बताओ बताओ बताओ। ω/t -kx याद रखना। सबसे पहले तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में ये वेव जा रही है, मैं वायर्स के जाल में उलझ के गिर ना जाऊं। हाँ, अरे दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब -x डायरेक्शन में जा रही है। पूछा क्या आपसे, वेवलेंथ? अरे वेवलेंथ ही पूछा है क्या? कैलकुलेट द वेवलेंथ। हाँ जी बच्चों, तो एक बात बताओ, हमेशा ध्यान रखना कि x का मल्टीपल k होता है, kx। तो k जो है वेव नंबर वो हमारे को दे रखा है पाई इंटू 10⁻+3। अरे यही दे रखा है ना बच्चों, ω/t -kx। k वेव नंबर, x का मल्टीपल k होता है और k इज इक्वल टू होता है 2π/λ। 2π/λ, पाई से पाई हो गया कैंसिल। लैम्डा निकालना बच्चों, लैम्डा यहां मल्टीप्लाई करो, 10⁻³ नीचे आएगा, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻³ इज द करेक्ट आंसर है। ये रहा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से बच्चों, काफी हो गए क्वेश्चंस क्या। अब मैं अगले वाले में करा दूं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपको आसान क्वेश्चन दे रखे हैं यार। एक तो आपको, चलिए आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन ढूंढ ले, कोई मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ढूंढ ले। जैसे अभी एक फॉर्मूला है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्टेन्ड बाय -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन में सर ने दिया है -13.6 इंटू n², तो ये गलत है। सेकंड है 13.6 अपॉन n², 13.6 गलत है, -13.6। थर्ड ऑप्शन है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेक्ट आंसर है। वाई? क्योंकि बच्चों Z जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, तो आपको -13.6 अपॉन n² जो है वही आपका करेक्ट आंसर है। हो सकता है एक ऑप्शन मैं इसमें बनाता तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर देता। बहुत कम बच्चों को याद होता है ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि एंगस्ट्रॉम है, क्या है, किस में है ना। एक ऑप्शन दिया है -1.36, तो ये भी अब यहाँ पे गलत है। ठीक है, अच्छा
द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आपको इसमें निकालना है द डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। बोलोगे सर कैसे लिख रहे हो यार, ये आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और काइनेटिक एनर्जी जो है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं नैनोमीटर वगैरह में। चलिए कौन से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बताइए बच्चों। कुछ आपको अगर पता हो चीज़ों के बारे में, हम लोग जब पढ़ते हैं इसको तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी। वोल्टेज होता है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, समझ गए। तो या तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो 1.6 × 10⁻⁹। 144 अगर यहाँ पे रखोगे, देखो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूँगा तो एनर्जी में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो है एनर्जी, इसको मुझे वोल्टेज में रखना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 144 का जब V होगा रूट में करोगे तो 12 आ जाएगा। तो 12.27 अपॉन 12 कितना, अप्रोक्सीमेटली 1। ध्यान रखना बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आपको इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, एनर्जी को वोल्टेज में बदलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा पूरा आपको फॉर्मूला क्या लगाना है। और इसके साथ में मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जल्दी से हम इसको करते हैं बच्चों फिनिश। मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, ये अपलोड ही नहीं होगा आज। और एक क्वेश्चन देख लो भैया जल्दी से, ठीक है। इसको आप बच्चों सॉल्व कर लेना, मैं इसमें नहीं टाइम लगा रहा हूँ। ऑप्शंस नैनोमीटर में है, तो आप ध्यान रखना कि फाइनली आपको जो है उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आता है, 10⁻⁻10 मीटर में आता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छा क्वेश्चन था यार, कहाँ चला गया। एक जैसे ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स का देख लो, चलो जल्दी से इसको बता देता हूँ एक। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन ढूंढते हैं, फिर हम फिनिश करते हैं जल्दी से। अगर आपको बचे हुए क्वेश्चन चाहिए, डिटेल में चाहिए अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है f, है ना, f उसकी फोकल लेंथ है, तो 2f इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट रखा है 1.5 f पे, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट भाई साहब मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट भाई साहब जो है वो है 1.5 f, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, f और 2f के बीच में। आप खुद बताओ कि कॉन्केव मिरर में जब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ जाती है, 2f और इन्फानाइट के बीच में जाती है, बड़ी इमेज, रियल इन्वर्टेड। तो हमारा आंसर 2f से ज़्यादा आना चाहिए। ऑप्शंस आपके हैं 3f -3f 1.5f -1.5f। बच्चों एक बात बताओ यार, जब 1.5 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज वहां तो बनेगी नहीं, आंसर 2f से ज़्यादा आना चाहिए, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब +3f या -3f, अरे मिरर के सामने बन रहा है भाई, मिरर के सामने बन रहा है तो जो इमेज है वो नेगेटिव में आएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया क्वेश्चन, बस ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। सारे मैसेजेस आज ही आ जाएंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा क्वेश्चन। एक आध छोटा सा क्वेश्चन, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। वेव नेचर किसने बताया था बच्चों, बताओ। डेविसन जर्मर ने बताया था क्या, डेविसन जर्मर साहब ने बनाया था क्या, बताओ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 ऑप्शन है, डी ब्रोगली ने तो ड्यू नेचर बताया था, हर्ट्ज साहब का एक्सपेरिमेंट, अरे बस करो यार, आइंस्टाइन या डेविसन। मेरे हिसाब से डेविसन जर्मर ने तो जो है वो एक्सरे के बराबर उसकी वेवलेंथ बताई थी, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो लगभग एक्सरे के बराबर पड़ती है, समझ रहे हो। तो वो उसके कौन से नेचर को शो कर रहा था ये आप चेक कर लेना, ठीक। आइंस्टाइन साहब ने तो आई थिंक ऐसी कोई थ्योरी दी नहीं है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट तो जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट थे, जो कि उसको बता रहे थे, लाइक पार्टिकल नेचर को। तो मेरे हिसाब से जो है वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। बच्चों कौन सा गेट जो है लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है, वो लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है जो
जिसकी सहायता से बाकी गेट्स को बनाया जा सके। तो ऑप्शन है नॉट गेट, नॉट गेट इन्वर्टर कहलाता है, सो नॉट अ करेक्ट आंसर। और गेट और एंड गेट फंडामेंटल गेट है। फोर्थ ऑप्शन नैंड गेट, देखो दो यूनिवर्सल गेट होंगे, नॉर और नैंड, तो नॉर इसमें ऑप्शन में है नहीं, नैंड ऑप्शन में है, तो नैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक थिन शेल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द ग्राफ। क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास मेटालिक थिन शेल है, धात्विक खोखला गोला। वैसे मेटल बोल दूं, धातु बोल दूं, तो बच्चों को खोखला हो या भरा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर तो चार्ज उसके होता नहीं। तो अब हमें उसके लिए पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। चार ऑप्शन है V और R में। एक ऑप्शन देखिए इस तरह है, दूसरा जो है V और R में वो है इस तरह से ऑप्शन है, इनफाइनाइट में मिला रहे हैं। एक है V और R में इस तरह से ऑप्शन है, और फिर है V और R में इस तरह से ऑप्शन है ना। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है। सबसे लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है ना बच्चों, कि नहीं नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। हाँ, तो बच्चों ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है एक मेटल के अंदर? 0। तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब कि माइनस dV बाई dr जो है वो 0, यानी पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि बॉडी के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो केवल एकमात्र ही आंसर हमारे पास है जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, और उसके बाद में बाहर जो है वो इन्वर्सली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह वेरी कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें बच्चों समझ में आई होंगी। ठीक है, जिन क्वेश्चन में मैंने आपको चेक करने के लिए बोला उनको जरूर एनसीईआरटी से चेक करना, और ये ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन पेपर अब एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। अब पहले भी एनसीईआरटी बेस्ड था बट वो बायोलॉजी के लिए था। फिजिक्स का लेवल जो है अब जो आता है वो आपके +1 +2 लेवल का आता है, कोई बहुत ज़्यादा तूफानी कॉन्सेप्ट्स आते नहीं हैं बच्चों। तो आप नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जस्ट गो फॉर 11th एंड 12th। एनसीईआरटी के नोट्स अपने बहुत अच्छे से पढ़िए, आप बेसिक उसके क्वेश्चंस लगाइए, एंड दैट्स टोटली सफिशिएंट फॉर द नीट एग्जाम। तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा, आसान, और ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।